बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस खान को कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि शांति के दूत यूनुस भी अब पूरी तरह से जमाती जल्लादियों के चंगुल में फंस चुके हैं। इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा देखने को मिली और इन जुल्म सितम के एक के बाद एक वीडियो सबूत सामने आने लगे। बांग्लादेश के चटगांव की इस तस्वीर को देखिए। जमाती जल्लादों के साथ अब यूनुस सरकार की पुलिस भी हिंदुओं पर जुल्म में शामिल हो गई। अपनी जान बचाकर भाग रहे हिंदू प्रदर्शनकारी पर पुलिस के साथ जमाती इस्लामी के कट्टरपंथी भी हमला कर देते हैं। उसके कपड़े फाड़ देते हैं और जमीन पर गिरे शख्स को लात घूंसों से बुरी तरीके से पीटते हैं। अब यूनुस की पुलिस के अत्याचार के सबूत भी देखिए। चिन्मय कृष्ण प्रभु की जमानत की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने हमला कर दिया। ये तस्वीरें चटगांव कोर्ट परिसर की हैं। यूनुस की पुलिस को जहां एक भी हिंदू प्रदर्शनकारी दिखता है, उसकी या तो पिटाई होती है या फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, चटगांव में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की जाती है, जिसमें एक युवक को गोली लगती है और उसके साथी उसे उठाकर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और बांग्लादेश से आ रही इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात इस वक्त क्या हैं। तो वहीं अब बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी शुरू हो गई। जमात के कट्टरपंथी सड़कों पर रैली निकालकर हिंदुओं को काटने की धमकी दे रहे हैं। चटगांव की सड़कों पर जमात कट्टरपंथियों की रैली का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हिंदुओं को पकड़ो, इस्कॉन वालों को पकड़ो और काट दो के नारे लगाते सुनाई दिए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में नाम पूछ कर हिंदुओं को पीटा जा रहा है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद भारत में आक्रोश है। रात भर कुछ हर एक इलाकों में मुस्लिम मॉब वो लोग ये चिल्लाते हुए जा रहे हैं कि हम लोग इस्कॉन और हिंदुओं को एक एक करके पकड़ेंगे, उनको टॉर्चर करके उनकी हत्या कर देंगे। बांग्लादेश में हालात ये हैं कि अब जहां भी हिंदू नजर आता है, जमात के कट्टरपंथी समर्थक उन्हें दौड़ा कर मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स भीड़ से जानबूझकर भागा तो उसको कट्टरपंथियों ने पकड़ लिया और उसे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। चटगांव इलाके से एक तस्वीर तो ऐसी सामने आई, जिसमें जमाती हेलमेट पहनकर हिंदू शख्स पर लाठी से हमला करता है। चटगांव कोर्ट परिसर की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जमात छात्र शिविर के कार्यकर्ता दौड़ा कर लोगों को पीट रहे हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई है, जब सरेआम काटने की धमकी दी जा रही है। धार्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं का दमन तेज हो गया। इस बीच बांग्लादेश हाई कोर्ट में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की अर्जी भी दी गई, जिस पर बांग्लादेश हाई कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। लेकिन चिन्मय दास की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाले वकील की जिस तरह से हत्या की गई, वो नजारा बेहद ही भयावह था, जिसका वीडियो भी सामने आया। जमात के कट्टरपंथी सहायक सरकारी वकील सैफुल इस्लाम को घेरकर लाठी से पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु का केस लड़ने का फैसला किया था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जमात समर्थक सैफुल इस्लाम को जबरन हॉल में खींच कर ले जाते हैं और उनकी पीट कर हत्या कर देते हैं। दरअसल चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ चटगांव कोतवाली में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस पर बांग्लादेश के हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो मामले के सिलसिले में चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को हिरासत में लिया गया यानी गिरफ्तार किया गया, क्या उन्होंने राष्ट्रद्रोही का जैसी कोई घटना किया है? बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू निशाने पर नहीं है, बल्कि हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश के चतराग्राम से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जमाती के कार्यकर्ताओं ने मनसा माता मंदिर को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर कई और इलाकों में आगजनी की गई, जिसमें हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता में भी प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मार्च करते हुए बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के दफ्तर पहुंचकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेता अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए नजर आए, तो वहीं कुछ लोग अपने गले में चिन्मय दास की तस्वीर लटकाए हुए दिखाई दिए। चिन्मय दास के गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इस वक्त एक जुलूस निकला है। ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये जा रहे हैं एकदम बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक।
इस प्रदर्शन में अलग अलग हिंदू संगठन के लोग भी शामिल हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी नाराजगी जताई। हिंदुओं को बचाना है, इस तरह का हिंदुओं वहाँ का बांग्लादेश का संख्या लोगों के ऊपर ये अत्याचार हम लोग नहीं मानेंगे। अगर कुछ होता है हमारे चिन्मय प्रभु जी का और हमारे हिंदू भाई बहनों का, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों को वीजा नहीं देने के साथ ही बांग्लादेश के साथ साथ व्यापार पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदू भी इस अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जुल्म के खिलाफ हिंदू सड़कों पर उतरे और यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत में अब सियासत जोरों पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई इलाकों से हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और प्रदर्शनकारी सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते सुनाई दिए। वहीं भारत में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल के बहाने राहुल और अखिलेश को घेरा। आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया। It's very painful to see what's happening out there, and we are being. If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. That's how. इधर विपक्ष ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार की खामोशी पर सवाल खड़े किए। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, रशिया जा रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में सुलह करने के लिए, मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच में सुलह करने के लिए। पड़ोसी देश में जो इस्कॉन और जो विभिन्न समुदाय पे जो आक्रमण हो रहा है उसको लेके मौन है। अभी आप बिल्कुल उस पर खामोश हो। ना देश के प्रधानमंत्री इस पे कुछ बोल रहे हैं, ना देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना देश के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। कल एक स्टेटमेंट जारी किया जो कि बहुत बेसिक था, जो बांग्लादेश ने खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा का मामला अब संसद में भी उठा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को संभल जाने की तैयारी में भी है। समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा पर संसद में चर्चा की मांग के लिए स्पीकर को नोटिस भी दिया, लेकिन हंगामे के बीच इस पर बात नहीं हो पाई। जबकि कांग्रेस ने संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई पर ही बड़े सवाल किए। हम चाहते हैं कि हम संसद में यह बता सकें कि किस तरह पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और इसीलिए लगातार हमारी स्पीकर सर से यही डिमांड रही कि हमें मौका दिया जाए समाजवादी पार्टी को अपनी बातें रखने का। पत्थर मार रहे हैं, अब पत्थर मार रहे हैं तो पत्थर का जवाब आप गोली मार करके सीधे माथे पर दे रहे हो, सीधे सीने में गोली मार के दे रहे हो। 5 लोगों की हत्या हो गई, आप 5 लोगों की हत्या पे बात नहीं करते, उनके पत्थर के ऊपर आप आ गए कि रुमाल बांध लिया था। लेकिन विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने की संभावना पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष समाज को जलाने के लिए संभल जाना चाहता है। हंगामा करके हाउस को चलने नहीं देते, और जनता भी इन्हें, कांग्रेस को तो 99 से पार होने नहीं दिया और महाराष्ट्र हरियाणा में धूल चटा दिया, फिर भी ऐंकड़ी नहीं जा रहा है और अभी भी समाज को जलाने के लिए ये संभल जाना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने तो ऐलान तक कर दिया था कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा और वहां हुई हिंसा की जानकारी लेगा, मगर सुरक्षा कारणों से उस वक्त रोक दिया गया था। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के गुनहगारों का हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है। पुलिस ने उन आरोपियों की फोटो जारी कर तलाश शुरू कर दी है जो इस पथराव और हिंसा में शामिल थे। यानी इन तस्वीरों में दिख रहा एक-एक चेहरा जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। पुलिस ने दंगाइयों पर एक्शन की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसका सेंटर गुनहगार और उससे हुए नुकसान की भरपाई होगी। पुलिस का दावा है कि दंगे से पहले जानबूझकर सीसीटीवी डीवीआर तोड़े गए थे। सीसीटीवी तोड़ते हुए तस्वीरें भी कैद हुई हैं। अब इस तरह नुकसान की भरपाई इन्हीं दंगाइयों से करने की तैयारी कर ली गई है, यानी दंगाइयों से ही पाई वसूली जाएगी। इसके लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा चेहरों की पहचान कर ली है जो नकाब के पीछे बवाल में शामिल हुए और हिंसा का हिस्सा बने। इतना ही नहीं, अब तक पुलिस 27 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके चेहरे हैं।
दंगाइयों की सिर्फ पहचान ही नहीं की गई बल्कि योगी सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है, जिसके तहत आरोपियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा दंगे में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी और पुलिस इन आरोपियों पर इनाम का ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि यूपी सरकार पहले ही उपद्रवियों अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। जो भी आरोपी हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, आगजनी की, उनके पोस्टर सार्वजनिक जगह पर लगाए जाएंगे और जो भी सरकारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उनसे वसूली के तौर पर की जाएगी। संभल की बुर्का ब्रिगेड का चेहरा अब बेनकाब हो गया है। रुकैया, फरहाना, नजराना नाम की महिलाओं को अब गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि चाहे भाईजान हो या खातून, हाथ में पत्थर उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संभल पुलिस ने सिर्फ मैसेज ही नहीं दिया बल्कि एक्शन भी शुरू कर दिया है, जिसकी गवाह ये तस्वीर है। जरा इन 3 महिलाओं की पहचान जान लीजिए, दिमाग से हर भ्रम दूर हो जाएगा। पिंक स्कार्फ में मौजूद ये हैं रुकैया खातून, जो हिंसा के दिन पत्थरबाजी में इतनी व्यस्त थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि उम्र 60 के पार पहुंच गई होगी। और बीच में मौजूद ये मैडम फरहाना है, उम्र यही कोई 45 से 50 के आसपास, लेकिन इनकी भी पत्थरबाजों में गिनती हो गई। और सबसे आखिर में है नजराना, चेहरे से मासूम लेकिन कारनामा ऐसा कि पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ गया। और पुलिस ने इस बुर्का ब्रिगेड को यूं ही नहीं गिरफ्तार किया बल्कि पुख्ता सबूत का दावा है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। दरअसल पुलिस कई फेज में पुख्ता होने के बाद ही आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, यानी पत्थरबाजों की बुर्का ब्रिगेड भी अब सलाखों के पीछे पहुंच रही है और आने वाले कुछ दिनों में कई और गिरफ्तारियां संभव हैं। महाराष्ट्र में महायुति की ओर से मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा आज साफ हो गया। खुद एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नतीजों के बाद से लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगा दिया। और एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला होगा वो शिवसेना को मंजूर होगा। साथ ही कल शाम दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति के तीनों दलों की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के विधायक दल का नेता कौन होगा इस पर मुहर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। लेकिन सीएम पद को लेकर चल रहे घमासान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए हैं। महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। कल से संसद में गांधी परिवार का एक और सदस्य नजर आने वाला है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीती प्रियंका गांधी कल बतौर सांसद शपथ लेंगी, जिसके बाद संसद में गांधी परिवार एक साथ नजर आएगा। लोकसभा में प्रियंका और राहुल गांधी, जबकि राज्यसभा में मां सोनिया गांधी की सांसद के तौर पर मौजूदगी रहेगी। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी, तभी प्रियंका गांधी सांसद की शपथ लेंगी और इसके साथ ही उनकी औपचारिक चुनावी सियासी पारी की भी शुरुआत हो जाएगी। इधर केरल से आए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रियंका गांधी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान प्रियंका ने राहुल गांधी को मिठाई भी खिलाई। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने शपथ से पहले जश्न मनाया और प्रियंका गांधी की जीत के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद लोगों को खाना परोसा। लेकिन प्रियंका की जीत के बाद अब सबकी निगाहें पति रॉबर्ट वाड्रा पर हैं और उनसे लगातार राजनीति में आने से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर लोगों को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं उनके एरिया में और उनकी पुकार और होगी तो मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा, पर अभी समय है प्रियंका के लिए और प्रियंका के फ्यूचर के लिए। साथ ही प्रियंका गांधी अब जनता का आभार व्यक्त करने के लिए वायनाड का दौरा करेंगी। दरअसल राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड से जीत दर्ज की थी, लेकिन राहुल ने वायनाड सीट छोड़ दी, जिसके बाद प्रियंका ने यहां से चुनाव लड़ा और चुनावी सियासत की औपचारिक शुरुआत की। अदानी मामले को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष इस मामले पर संसद में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला और अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने साफ कहा कि केंद्र की सरकार अडानी को बचाने में जुट गई है। Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has
been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. देश की सियासत में गौतम अडानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मामले को लेकर विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। संसद में अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। मांग है कि देश में भी गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को मिली करारी हार के बाद एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बाहर आ गया है। विपक्ष के कई नेताओं ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दुनिया भर के 135 देशों में जब कागज से चुनाव कराया जाता है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अगर कागज से चुनाव हो जाएगा, बैलेट से चुनाव हो जाएगा, तो उससे बीजेपी डरती क्यों? जिसको लोगों को जिताना होगा, जिसको लोग वोट देंगे वो जीत जाएगा। हर वो चीज जिसके अंदर चिप है उसमें गड़बड़ हो सकती है, ये सर्वविदित है। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने जवाब भी दिया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये कांग्रेस की आदत है, जब भी चुनाव में हारती है ईवीएम को दोषी ठहराती है। भाई कमाल है, जब जीतते हो तो उसी को चुम्मा लेते हो, हम देखें ईवीएम की मशीन को, हारते हो तो उसको गरियाते हो, ये गलत बात है। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाया गया हो। करीब हर चुनाव के बाद ईवीएम का जिन्न बाहर आता है और उस पर जमकर राजनीति होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ और ईवीएम पर फिर सियासत गर्माती नजर आई। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली की अलग अलग झुग्गी बस्तियों में रात्रि प्रवास की शुरुआत की है, जिसके तहत बीजेपी नेता कैलाश गहलोत बसंत कुंज इलाके में स्थित दलित झुग्गी बस्ती में पहुंचे, जहां लोगों ने भजन कीर्तन कर उनका स्वागत किया। भजन कीर्तन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल रहीं। महिलाओं को भजन कीर्तन करता देख कैलाश गहलोत खुद को रोक नहीं पाए और झाल लेकर के उनके बीच बैठ गए और उसे बजाने लगे। भजन कीर्तन खत्म होने के बाद कैलाश गहलोत ने रात का भोजन उन्हीं लोगों के साथ किया और वहीं रुके। इतना ही नहीं, सुबह उठने के बाद उन्होंने झुग्गी वालों के साथ चाय भी पी और उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। तो परिवार की तरह बैठ के सबने भोजन किया। सुबह चाय हमने सबने इकट्ठा पी। दरअसल यहाँ रह रहे लोगों को इस बात का डर है कि जल्द ही उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी जाएंगी, लेकिन कैलाश गहलोत ने झुग्गियाँ नहीं टूटने का भरोसा दिया। जहाँ तक बात डर की है तो मैं हर एक यहाँ के निवासी को ये कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी हमसे बनेगा हम वो करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच झुग्गी पॉलिटिक्स से शुरू हो गई। एक तरफ दिल्ली बीजेपी के नेता राजधानी के अलग अलग इलाकों में झुग्गी वालों के बीच जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता भी रात्रि प्रवास कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के छठे दिन भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से यात्रा पर निकले धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू जग जाए तो बढ़िया, नहीं जगे तो और बढ़िया, जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो भी होना हो वो जल्द हो जाए। हम तो भैया आर पार के मूड से निकले, या तो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो जाए। हाँ, दोनों के चक्कर में कौन हिंदू मुसलमान करता रहे। अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो होना हो जल्दी होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर उन मस्जिदों पर सवाल उठाया जिन पर आरोप है कि उन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। साथ ही बाबा बागेश्वर ने प्रभु श्री राम पर उंगली उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी कि मंदिर में बनी हुई जितनी मस्जिदें हैं वहाँ फिर से मंदिर बन जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के गजवाए हिंद या भगवाए हिंद के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने पलटवार किया। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हम आर पार के मूड में हैं, या तो गजवाए हिंद हो जाए या भगवाए हिंद हो जाए। ऐसे बयान को कैसे देखते हैं? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सर बागेश्वर आचार्य वगैरह देश को बर्बाद कर दिया, छोड़िए। पदयात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए भी आवाज बुलंद की। हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से पदयात्रा पर निकले धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई है। आरोप है कि उनकी पदयात्रा के दौरान साजिश के तहत कांच के टुकड़े फेंके, जिसकी वजह से कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल कुछ महिलाओं ने मीडिया कर्मियों के सामने कांच के टुकड़ों को अपने हाथों में उठाकर दिखाया।
महिलाओं ने कांच के टुकड़े दिखाते हुए आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा से विरोधी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि वो पदयात्रा को रोकने के लिए रास्ते में कांच के टुकड़े डाल रहे हैं ताकि लोगों के पैरों में चुभे और वो घायल हो जाएं। ये कहते ही एक महिला मीडिया के सामने फूट-फूट कर रोने लगी। पदयात्रा के दौरान कांच के टुकड़े मिलने से लोगों में भारी आक्रोश नजर आया। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने पुलिस से यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भगवाए हिंद बयान का लोगों ने भी समर्थन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो लोगों ने उनके बयान का समर्थन करते हुए अपने अपने घरों के बाहर ही पोस्टर्स लगाए, जिन पर लिखा था कि गजवाए हिंद नहीं अब चलेगा भगवाए हिंद। यहाँ साफ साफ लिखा है कि लव जिहाद से बेटियों को बचाना है तो एक हो जाओ, एक है तो सेफ है। ये हिंद राष्ट्र संगठन के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं। ऐसा सिर्फ एक पोस्टर नहीं, इस तरह के कई सारे पोस्टर हैं जो इस कॉलोनी के घरों के दरवाजों पर लगाए गए हैं। इंदौर के इंद्रपुरी कॉलोनी में एक घर के नहीं बल्कि कई घरों के बाहर पोस्टर लगे दिखे। कहीं कहीं इन पोस्टर के साथ ही बाबा बागेश्वर की तस्वीर भी लगी हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ लोग अपने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। अगर बढ़ जाएंगे अलग अलग धर्म में और इसमें तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, तो हमें ये पूरी तरीके से इसमें सहयोग देना चाहिए और हम एक हैं तो सेफ है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को जमकर समर्थन मिल रहा है। इंदौर में उनके बयान का समर्थन करते हुए पोस्टर लगाया जाना भी उसी का हिस्सा है। लखनऊ नगर निगम के दफ्तर में उस समय आज हड़कंप मच गया जब लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल औचक निरीक्षण करने वहां पहुंच गई। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी दफ्तर से नदारद मिले, जिससे महापौर भड़क गई और वहां मौजूद कर्मचारियों की क्लास लगा दी। बाबू भी आउटडोर है। बाबू कितने हैं? ऑफिस की टाइमिंग 10 बजे है, लेकिन 11 बजे तक नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी नहीं ऑफिस पहुंचे थे। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो इस वक्त भी अभी भी वैसे ही हालात हैं। दफ्तर में घुसते ही महापौर ने वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछा कि बाकी स्टाफ कहां है। ये सवाल सुनते ही वहां मौजूद कर्मचारी सकपका गए। बाबू भी आउटडोर है। कर्मचारियों का जवाब सुनकर महापौर सुषमा खरवाल को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत एंट्री रजिस्टर दिखाने को कहा। तभी वहां मौजूद एक महिला कर्मचारी ने खुद की एंट्री करने की बात कही तो उन्होंने उसकी भी क्लास लगा दी। आपने अभी तक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया अभी तक? आते ही पहले रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए ना। 11 बज गया। इतना ही नहीं, दफ्तर में निरीक्षण करने के बाद वो बाहर आकर खड़ी हो गई और देर से आने वाले कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। निरीक्षण के बाद महापौर ने इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेजने की बात कही। संभल के बाद अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर संग्राम शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष ने दरगाह को शिव मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को आज नोटिस जारी कर दिया। यानी सभी पक्षकारों को कोर्ट ने अगली तारीख पर मुकम्मल तैयारी के साथ हाजिर होने का नोटिस भेजने का आदेश दे दिया है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई, हिंदू पक्ष ने 1910 में प्रकाशित किताब का हवाला देते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जिस किताब का हवाला दिया गया वो महान शिक्षाविद हरविलास शरदा नाम की लिखी किताब है, जिसमें अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा किया गया है। इसी किताब के हवाले से हिंदू पक्ष ने एसआई सर्वे की मांग की है। साथ ही दरगाह की मान्यता रद्द करने की मांग की गई। साथ ही हिंदुओं के लिए पूजा का अधिकार भी मांगा गया है। अब पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने के बाद ये साफ हो गया कि अजमेर की दरगाह पर भी सियासी संग्राम होने वाला है। हिंदू पक्ष की इस याचिका के बाद दरगाह को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये है, अजमेर दरगाह क्या पहले मंदिर था? दरगाह में मंदिर के दावे में कितना दम है? अजमेर दरगाह में शिव के कौन से सबूत हिंदू पक्ष के पास हैं? सवाल ये भी, क्या अजमेर दरगाह का एसआई सर्वे होगा? जाहिर सी बात है कि अभी किसी भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज न कर पक्षकारों को नोटिस जारी किए, उससे एक बात तो साफ है कि अब अजमेर में भी सर्वे पर संग्राम छिड़ने वाला है।
जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू पक्ष शिव मंदिर होने का दावा कर रहा है, भारत में उसकी पहचान बेहद धार्मिक स्थल के तौर पर है। और इसके इतिहास की बात की जाए अगर, तो फारस से जब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तो वो यहीं बस गए। 1192 से मौत के समय 1236 तक वो यहीं रहे। जब उनका निधन हुआ तो उन्हें यहीं दफनाया भी गया, जिसके बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने उनके सम्मान में ये दरगाह बनवाई, ऐसा दावा है। मुगल बादशाह अकबर भी पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ आगरा से 437 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत में सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाती है। यहाँ सभी धर्मों से जुड़े लोग मन्नत मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर शुक्राना अदा करते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में सड़क के बीच आ रही एक दरगाह को प्रशासन ने हटाकर बचे हुए ढांचे को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया। रतलाम में पहलवान बाबा के नाम से ये दरगाह मशहूर थी। जो 4 लेन सड़क निर्माण के बीच में आ रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने इसे हटाना शुरू किया था कि तभी मुस्लिम पक्ष कोर्ट चला गया और बुलडोजर एक्शन रुक गया था। इसमें जो हमको प्राप्त हुआ 13 तारीख को दिया गया था स्टे कार्रवाई में, उसके बाद कल उक्त कार्रवाई के लिए ऊपर से स्टे कोर्ट के द्वारा हटाया गया है। तारतम्य में आज अधिग्रहण हटाने की कार्रवाई फिर से चालू किया। यानी जैसे ही कोर्ट से स्टे ऑर्डर हटा, प्रशासन का बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि मजार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उसे सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट कर जगह को खाली कर लिया गया। 13 नवंबर को इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से स्टे लिया गया था। हालांकि जैसे ही स्टे हटा, तहसीलदार और दूसरे अधिकारियों ने खुद मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया। और संभल हिंसा से जुड़ी इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को जान से मारने की धमकी मिल रही है। विष्णु शंकर जैन के परिवार ने सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। विष्णु जैन ज्ञानवापी मामले में वकील हैं और अब संभल हिंसा से जुड़ी जो बड़ी खबर है उसमें हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, जो कहते हैं कि जामा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए। जो अपील लेकर वो पहुंचे थे कोर्ट में, अब उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। भोपाल के एक मंदिर में कुछ दबंगों ने भगवान को ही कैद कर लिया। दबंगों ने मंदिर पर ताला जड़ दिया। आलम यह है कि भक्त मंदिर के बाहर से ही अब पूजा अर्चना करने के लिए मजबूर है। ये है मीरानगर का लक्ष्मी नारायण मंदिर। पिछले 10 दिनों से इस मंदिर के मेन गेट पर ताला लगा है। भक्त अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से ही लोग पूजा करने के लिए मजबूर हैं। भक्तों का आरोप है कि कुछ दबंगों ने मंदिर में ताला जड़ दिया, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? तो हम आपको इसकी वजह सुनाते हैं। ताला किसने जड़ा? उदयराज ने और पप्पू ने, जयप्रकाश पाठक और उसके कहने में है क्या क्या कहकर ताला जड़ाई? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, हमारा कब्जा रहेगा। हम अपने नाम मीटर लगवाएंगे। मंदिर में जो लाइट फ्री थी वो कटवा दी है, केबल निकलवा दी है। जो अपना मीटर लगवाया है, मीटर का बोल रहे हैं कि हम मीटर लगवा के हमें अपना कब्जा करना है मंदिर में। महिलाओं का आरोप है कि दबंग उदयराज सिंह ने मंदिर में कब्जा करने की नियत से ताला जड़ दिया। 10 दिन पहले उदयराज और उसके साथी यहां आए और गुंडागर्दी करके मंदिर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। लेकिन अब आस पास के पड़ोस की महिलाओं ने ताला तोड़ने का निर्णय कर लिया। आज सुबह स्थानीय महिलाओं ने मिलकर मंदिर का ताला तोड़ दिया और पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को नई बुलेट प्रूफ गाड़ी लैंड क्रूजर गिफ्ट में मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बार बार मिल रही धमकियों के बाद पप्पू यादव को ये गाड़ी उनके एक दोस्त ने गिफ्ट की है। और दावा है कि इस गाड़ी का ना तो बम, ना रॉकेट लॉन्चर और ना ही कोई हैंड ग्रेनेड कुछ बिगाड़ सकता है। जब से पप्पू यादव को ये गाड़ी मिली, वो उसी में अपने दौरे करते दिखाई दिए। गाड़ी सुरक्षित है, हम हैं कि नहीं ये मुझको नहीं पता। गाड़ी में जब तक आप हैं सुरक्षित। हाँ, गाड़ी में जब तक है तब तक सुरक्षित है। दरअसल पप्पू यादव ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का बदमाश बताया था, जिसके बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। एक तरफ जहां पप्पू यादव को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली, वहीं दावा किया गया कि गाड़ी मिलने के तुरंत बाद उन्हें एक बार फिर धमकी मिली। बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी बताते हुए एक शख्स ने पप्पू यादव को ऑडियो मैसेज भेजकर उन्हें धमकी दी। पप्पू यादव को लगातार मिल रही धमकियों के बाद उनके एक दोस्त ने विदेश से 15 दिनों के अंदर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई और उन्हें गिफ्ट में दे दी, ताकि पप्पू यादव की सुरक्षा और पुख्ता हो सके। फिलहाल गाड़ी पाकर पप्पू यादव काफी खुश नजर आए। साथ ही वो अपनी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि सरकार को मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों और पूरे बिहार को मेरी चिंता है। शहबाज की सेना के जुल्म के आगे इमरान खान के समर्थकों के पांव उखड़ गए हैं। पीटीआई ने फिलहाल अपना प्रदर्शन रोक दिया है। पीछे हटने की एक बड़ी वजह यह भी है कि शहबाज की सेना ने अपने ही नागरिकों का खून बहाना शुरू कर दिया था। इस्लामाबाद की सड़कें इमरान समर्थकों के खून से लाल हो गई थी।
और हर तरफ अराजकता का माहौल नजर आ रहा था। शहबाज के स्नाइपर बुशरा बीबी के काल बनकर पोजीशन संभाल चुके थे। आरोप है कि इन्हीं स्नाइपर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को टारगेट कर फायर किया। तो अभी स्पीकर भी पीटीआई वालों ने कहा है कि इसी बिल्डिंग से फायर हो रहे हैं, इसकी तरफ सबने आना है। यहाँ से तकरीबन 7-8 लड़कों को इन लोगों ने गोलियां मारी हैं। यानी प्रदर्शन करने वालों को शहबाज के स्नाइपर चुन चुन कर गोलियां मार रहे थे। दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कई लाशें स्नाइपर्स और सेना की गोलियों से गिर गईं। जरा ये मंजर देखिए, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोली लगी और प्रदर्शनकारी सीधे जमीन पर गिर गया। इमरान समर्थकों का दावा है कि शहबाज के स्नाइपर्स इसी बिल्डिंग में छिपे थे, जिसकी पोजीशन बुशरा का काफिला गुजरने से पहले पता चल गई। हालांकि प्रदर्शनकारी घुस गए और स्नाइपर्स को पकड़ लिया। दावा तो यहाँ तक है कि अगर बुशरा और खैबर पख्तूनख्वा सीएम प्रोटेस्ट छोड़कर नहीं भागते तो उन्हें भी शहबाज के स्नाइपर मारने की तैयारी में थे। स्नाइपर सेना सिविल में भेजे किलर। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है उसे एक बार आपको समझना चाहिए। कल शाम से लेकर देर रात तक सेना और इमरान समर्थकों में सीधी झड़प हुई। इस दौरान इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी के कंटेनर सहित 22 गाड़ियां जला दी गई। इस दौरान सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाई। गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि दूसरी तरफ सेना और पुलिस ने पीटीआई के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कल रात जब से ये सब कुछ चल रहा था तभी बुशरा बीवी रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गई। कोई कह रहा है कि कत्लेआम देख उनके पांव उखड़ गए, तो कोई कुछ और ही कहानी कह रहा है। और इन सब घटनाक्रम के बीच पीटीआई ने अब यानी आज प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान कर दिया, क्योंकि कल रात शहबाज की सेना का किलर अवतार पूरे पाकिस्तान ने देखा। जिस तरह से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इमरान समर्थकों का कत्लेआम हुआ, उसने इमरान की जादूगरनी के पांव उखाड़ दिए। ये उसी रात की तस्वीरें हैं जब पीटीआई कार्यकर्ताओं की चीख पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही थी। किसी को गोलियां मारी जा रही थी, किसी के जिस्म पर डंडों से वार हो रहा था, तो किसी को घेर कर आग में धकेलने की साजिश हो रही थी। ऐसा लगा मानो पूरा पाकिस्तान सुलग उठा हो। शहबाज सरकार ने सेना उतारी तो इमरान के समर्थकों का जो सैलाब एक दिन पहले किसी तूफान सा चला आ रहा था, वो एक रात में गायब हो गया, क्योंकि सेना और समर्थकों की झड़प के बाद शहर जल उठे। सड़कों पर आग का मंजर नजर आने लगा। ऐसा लगा मानो शहबाज की सेना ही पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गई हो। यानी शहबाज के इशारे पर पाकिस्तान की सेना ने पीटीआई को विरोध प्रदर्शन कर तितर बितर कर दिया। दावा है कि इस दौरान इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गुंडापुर भाग खड़े हुए, लेकिन इमरान समर्थक फिर भी डटे रहे। यानी बुशरा बीबी ने किन शर्तों पर प्रदर्शन से पांव पीछे खींचे ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, इमरान समर्थकों का ये सैलाब अभी रुकने वाला नहीं है। मुनीर की सेना ने सिर्फ निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ही जुल्म नहीं किया, बल्कि इस्लाम और लोगों की आस्था पर भी चोट की। एक ऐसी ही तस्वीर अब पाकिस्तान से सामने आ रही है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह मुनीर के सैनिक पाकिस्तान में लोकतंत्र को पहले गणतंत्र में बदलते हैं, फिर नमाजी को नमाज पढ़ते वक्त बूटों से रौंदते हैं। वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पीछे गिरा रहे हैं, वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं। जरा तस्वीर में देखिए, शहबाज के सैनिकों ने इमरान के समर्थकों को रोकने के लिए किस तरह बड़े बड़े कंटेनर लगा रखे थे। इन्हीं कंटेनर पर एक प्रदर्शनकारी चढ़ गया, लेकिन तभी नमाज का टाइम हो गया। देख सकते हैं। अब जरा देखिए, प्रदर्शनकारी नमाज पढ़ रहा होता है, तभी मुनीर की फौज आती है और नमाजी को लात मारकर गिरा देती है। यूं तो दुश्मन भी किसी को इबादत के वक्त मारने से पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन पाकिस्तान में फौज के लिए मजहब की क्या अहमियत है, इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। सेना के इन्हीं जुल्मों के बाद इमरान खान की पार्टी ने प्रदर्शन वापस ले लिया, जबकि इमरान की पत्नी बुशरा बीवी रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गईं। वहीं 500 के करीब प्रदर्शनकारियों के पकड़े जाने की और दर्जनों की संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। जम्मू में आतंकवादियों से निपटने का परमानेंट अब इंतजाम हो गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू में एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती कर दी गई है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी यानी आतंकियों का काल, एनएसजी यानी सुरक्षा की 100% गारंटी। ये एनएसजी की वही स्पेशल टास्क फोर्स है जिसने 26/11 मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम भेजा था। अब एनएसजी की यही टीम जम्मू में आतंकियों का सफाया करने आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में एनएसजी का स्थायी हब स्थापित करने का फैसला किया है। तो जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म से, और एक हब यहाँ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि
पहले अगर कोई अटैक हो जाता तो एनएसजी को तो दिल्ली से फ्लाई करना पड़ता था या चंडीगढ़ से फ्लाई करना। एनएसजी का एक विशेष दस्ता अब जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से तैनात किया गया है। एनएसजी का ये हब किसी भी बड़े आतंकी हमले से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा। ये दस्ता किसी भी आपात स्थिति में कुछ ही मिनटों में आतंकियों से निपटने के लिए तैयार रहेगा। एनएसजी जो कि स्पेशलाइज्ड फोर्स है, जिसे कि एंटी हाईजैकिंग, एंटी टेरर ऑपरेशंस में महारता हासिल है। ऐसे में जो एनएसजी कमांडोज की स्थायी टास्क फोर्स जम्मू में बनाई जा रही है, वो एंटी टेरर ऑपरेशंस में बड़ी मददगार साबित होगी। आतंकियों के लिए शहर में प्रवेश करना अब बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। हालांकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, एसओजी और जेकेपी अग्रिम मोर्चे पर रहेंगे। लेकिन अगर मुठभेड़ लंबी चलती है तो एनएसजी का सहयोग लिया जाएगा। बिहार के जहानाबाद में एक गांव है धोताहा बिगहा। इस गांव के लोगों ने नजीर पेश की है। धोताहा बिगहा में आजादी के बाद से अब तक एक भी मामला थाने तक नहीं पहुंचा और इसीलिए यहाँ पुलिस भी नहीं है। घोसी प्रखंड का धोताल बिगहा गांव आम गांव की तरह ही लगता है, लेकिन इस गांव की खासियत इसे अलग बनाती है। यहाँ आजादी के बाद से अब तक किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर गांव में किसी का किसी से कोई विवाद या मनमुटाव होता है तो सभी ग्रामीण आपस में मिल बैठकर मामला सुलझा लेते हैं, जिससे ग्रामीणों को थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना ही नहीं पड़े। इस गाँव में केस मुकदमा तो अभी तक हमारे नज़र में नहीं है, और जो भी मामला है थोड़ा बहुत होता है तो अपने में बैठ करके कमेंट कर लेते हैं। इस गांव की एक और अनोखी बात यह है कि पूरे गांव में एक भी घर में बकरी पालन नहीं किया जाता। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के ज्यादातर लोग किसान हैं और खुद खेती बाड़ी करते हैं। ऐसे में बकरी फसल ना चढ़ जाए, इसलिए बकरी का पालन ही नहीं होता। बकरी के बारे में तो हुआ था पहले भी बात दूसरे गाँव से, वो बहुत दिन पहले, उस समय से हम लोग बकरी हटा लिए पूरे गाँव से। यहाँ समझता है कि बकरी में रहेगा हम लड़ाई होगा। ये गांव और यहाँ के बाशिंदे उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर खून खराबा करते हैं। आज ये गांव अमन चैन का पैगाम दे रहा है। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई बैंक में रखते हैं तो सावधान, क्योंकि मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक फर्जी बैंक का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े का ये पूरा खेल फिल्मी स्टाइल में खेला गया। 10 दिन पहले एक बैंक खोला गया जिसकी 3 ब्रांचें झाबुआ, जोबट और थांदला में खोली गई। ज्यादा सैलरी का लालच देकर दूसरी फाइनेंस कंपनियों से एम्प्लॉइज को भर्ती किया गया। बैंक स्टाफ का काम था खाता खोलना और ग्रुप लोन के लिए लोगों को जोड़ना। हर ग्रुप में 11 महिलाओं को शामिल करना था और उनके बचत खाते 1550 रुपए में खोले जाने थे। लेकिन जब बैंक के फर्जी होने का खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए और मामले की सूचना पुलिस को दी। किराए के मकान पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी बैंक का संचालन किया जा रहा है और इसमें जो लोग हैं उनसे 1550 रुपए प्रति व्यक्ति इकट्ठा किया जाकर उन्हें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें 1 महीने बाद 70,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। और इस चक्कर में कई लोगों द्वारा यहाँ पर 1550 रुपए जमा किए गए हैं। छापेमारी में पुलिस ने फर्जी बैंक से कई दस्तावेज बरामद किए। हैरान की बात यह है कि इस बैंक का लाइसेंस भी नहीं था। गिरोह की चेन झारखंड से गुजरात तक फैली थी। मुख्य साजिशकर्ता अखिलेश फरार है, जबकि फर्जीवाड़े में शामिल अंकित पटेल और मेहुल पटेल पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं यूपी के बाराबंकी में LUCC कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कंपनी ने ग्रामीणों को लखपति बनाने का सपना दिखाकर धोखाधड़ी की है। LUCC नाम की कंपनी ने कई स्थानों पर कार्यालय खोलकर ग्रामीणों को आकर्षित किया। कंपनी के एजेंट्स ने खुद को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से जुड़ा बताते हुए विश्वास दिलाया और ग्रामीणों से भारी रकम जमा करवाई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कंपनी के कार्यालय बंद कर अधिकारी कर्मचारी फरार हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना में तो पुलिस भी सेफ नहीं है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक रईसजादे ने अपनी XUV कार से पुलिस वालों की बाइक को रौंद दिया और फिर फरार हो गया। जरा ये वीडियो देखिए। सड़क किनारे एक XUV कार खड़ी है। कई लड़के भी कार के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस की डायल 112 की बाइक XUV कार के पीछे आकर रुकी। बाइक से 2 पुलिस वाले उतरे और कार के पास जा पहुंचे। पुलिस वाले लड़कों से पूछताछ करने लगे और गाड़ी के पेपर भी मांगे। लेकिन इसी बीच कार में हरकत हुई और अचानक कार तेजी से बैक होती है। फिर पीछे खड़ी पुलिस की बाइक को रौंदती है और मुड़कर तेजी से निकल जाती है। ये सब कुछ चंद सेकंड में ही हुआ। आसपास खड़े पुलिस वाले भी कार की चपेट में आ गए। पुलिस वाले जब तक एक्शन लेते कार वहां से जा चुकी थी। जानकारी के मुताबिक मामला SK-पुरी थाना क्षेत्र सहदेव इलाके का है। यहाँ बंजारा रेस्टोरेंट के पास गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक XUV कार सवार रईसजादे ने पुलिस की टीम पर हमला किया और डायल 112 की बाइक को रौंद कर फरार हो गया। घटना में 2 SI और एक
एएसआई घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के जमुई से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। वहां बर्तन साफ करने का पाउडर बेचने आए 2 आरोपियों ने महिला के गले से सोने की चेन लूट ली और फिर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें चेन लूटने के बाद दोनों आरोपी बाइक से भागते नजर आए। इससे पहले जमुई के सिरचंद नवादा मोहल्ला में 2 युवक बर्तन साफ करने का पाउडर बेचने का बहाना करते हुए एक घर के पास पहुंचे। इन लोगों ने अपनी बाइक उस घर से कुछ दूरी पर खड़ी कर दी और फिर पैदल चलते हुए उस घर के पास पहुंचे और उनमें से एक युवक घर की एक महिला को पाउडर दिखाने लगा, जबकि दूसरा आरोपी अपनी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। घर के पास खड़ा आरोपी काफी देर तक महिला से बात करता रहा और जब वो पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि आसपास कोई और नहीं है, तो उसने महिला के गले से सोने की चेन झपटी और दौड़कर अपने साथी के पास पहुंचा, जिसके बाद दोनों बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। बाद में महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आयोजित अनोखी सगाई समारोह चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि सगाई के दौरान लड़के लड़की ने एक दूसरे को रिंग के साथ साथ हेलमेट भी पहनाया, जिसका मकसद था बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने के प्रति लोगों को जागरूक करना। दरअसल भानपुरी के ग्राम पंचायत सचिव वीरेंद्र साहू की सगाई ब्लॉक के ही ज्योति साहू के साथ हुई। इस समारोह में दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के साथ साथ उनके मित्र भी मौजूद थे। मंच पर मौजूद कई लोगों के बीच लड़का और लड़की ने पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और फिर दोनों एक दूसरे को हेलमेट पहनाते नजर आए। पिताजी के जाने के बाद से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि हेलमेट कहीं भी आते जाते हैं, सफर छोटा हो या बड़ा, हेलमेट जरूर पहने। दरअसल वीरेंद्र साहू के पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वीरेंद्र के पिता ने उस वक्त हेलमेट नहीं पहना था। हादसे में पिता को खोने के बाद वीरेंद्र ने हेलमेट पहनने को लेकर एक मुहिम की शुरुआत की। इसके लिए वीरेंद्र ने हेलमेट संगवारी ग्रुप बनाकर बाइक चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने के साथ ही हेलमेट का वितरण भी शुरू कर दिया। बताया गया कि वीरेंद्र अब तक अपने ग्रुप के साथ मिलकर करीब 1000 हेलमेट बांट चुके हैं। वीरेंद्र की इस मुहिम को लेकर सगाई समारोह में पहुंचे लोगों ने भी जमकर तारीफ की, साथ ही बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश के गोंडा में लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस ने एक अनोखा ही तरीका निकाला। बिना हेलमेट वाले लोगों को रोककर पहले पुलिस ने हेलमेट बांटे और फिर ईश्वर की शपथ भी दिलवाई। एसपी विनीत जायसवाल की अगुवाई में पुलिस टीम ने गुरु नानक चौराहे पर बिना हेलमेट वाले लोगों को रोकना शुरू किया, लेकिन चालान काटने के लिए नहीं, बल्कि ये संदेश देने के लिए कि हेलमेट क्यों जरूरी है। सब नोट हो रहा है यहाँ पे कि कौन लेकर गया है। जल्दी में थे क्या? तो कपड़ा पहनना तो नहीं भूले। हेलमेट पहन के निकलिए, ठीक है, जाइए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक भी किया और ईश्वर की कसम भी दिलाई कि जब भी घर से निकलोगे हेलमेट लगा के निकलोगे। बोलो, पहले जो सर कह रहे हैं कसम खाइए कि बगैर हेलमेट के कभी नहीं निकलेंगे सड़क पे। क्या कसम खा रहे हैं? कभी ना निकलिएगा, ठीक है, लीजिए सर, सुरक्षित रहेगा, सब सुरक्षित रहेगा। पुलिस टीम ने बड़े प्यार से लोगों को समझाया कि सुरक्षा के लिए हेलमेट क्यों जरूरी है। हेलमेट नहीं है तो क्यों नहीं है? जब इतना अच्छा मोटरसाइकिल खरीदे तो हेलमेट क्यों नहीं लिए? तो नया मोटरसाइकिल दिख रहा है। हेलमेट पहना करी, सर कह रहे नहीं है। अफसर के सामने पहले कसम खाइए, हाथ जोड़ के नहीं, कसम खाइए ईश्वर की कि हमेशा हेलमेट पहनेंगे। एसपी साहब और उनकी टीम ने लोगों को हमेशा हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई और हेलमेट भी वितरित किए। गोंडा पुलिस की इस अनोखी पहल की अब खूब चर्चा हो रही है। तमिलनाडु के वेंकटाद्रीनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क से खून जैसा लिक्विड निकलने लगा। खून जैसे रंग से लोग दहशत में आ गए। ये देखिए, सड़क पर लाल रंग का लिक्विड फैला हुआ है। सुर्ख लाल रंग देख ऐसा लग रहा है मानो जमीन पर खून फैला है। जिस तरफ नजर जा रही है खूनी लाल रंग ही दिखाई दे रहा है और जमीन पर फैले इसी लाल लिक्विड पर गाड़ियां भी आ जा रही हैं। सड़क पर काफी दूर तक खूनी लाल लिक्विड बह रहा है। जमीन पर खूनी लाल रंग देख करके आसपास के लोग भी दहशत में हैं। जानकारी के मुताबिक जेडी मेटला औद्योगिक एस्टेट के पास सुभाष नगर का ये मामला है, जब सड़क के एक मैनहोल से अचानक लाल रंग निकलने लगा। देखते ही देखते गलियारे और आसपास की सड़कों पर भी फैल गया। फिलहाल ये खूनी लाल रंग का लिक्विड कहां से आया और ये क्या है, अभी तक साफ नहीं हुआ है। जी